हेलो फ्रेंड्स, मित्रों। आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लैंप्स जो कि जिग्स एंड फिक्सर्स में काम आते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और मशीनिंग के अंदर जिग्स एंड फिक्सर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। जिग्स एंड फिक्सर्स की सहायता से न केवल हम वर्कपीस को तीव्र गति के साथ मशीन पर माउंट करते हैं, होल्ड करते हैं, पर साथ ही साथ मशीनिंग भी एक्यूरेट होती है, एरर्स कम होती हैं, क्वालिटी प्रॉपर मिलती है, ह्यूमन फटीग कम होता है। तो ऐसे जिग्स एंड फिक्सर्स का बहुत अधिक लाभ मशीनिंग में है और इसलिए हम जिग्स एंड फिक्सर्स को उपयोग में लेते हैं। लेकिन जिग्स एंड फिक्सर्स आइसोलेशन में उपयोग में नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जिग्स एंड फिक्सर्स को ही उपयोग लेकर और हम उनका जो काम है वर्क को होल्ड करने का या वर्क को लोकेट करने का, टूल को गाइड करने का, वो काम पूरा होता है, ऐसा नहीं है। पर जिग्स एंड फिक्सर्स के अंदर अन्य कई दूसरे उपकरण भी उपयोग में आते हैं और उनमें से हैं जैसे कि लोकेटिंग डिवाइसेस हैं, होल्डिंग डिवाइसेस हैं, क्लैंपिंग डिवाइसेस हैं। तो अब आज हम इस वीडियो के अंदर जिग्स एंड फिक्सर्स पर जो क्लैंप्स काम आते हैं, जिनकी सहायता से वर्कपीस को हम जिग्स और फिक्सर्स पर क्लैंप करते हैं, उन क्लैंप्स के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर अविनाश पवार। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज खेतान में सीनियर लेक्चरर हूं, जयपुर में, और वहां मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। क्लैंपिंग डिवाइस आखिर काम में क्यों लेते हैं? तो वर्कपीस को जिग्स एंड फिक्सर्स में जो कि लोकेटिंग डिवाइस है, उसके अंदर प्रॉपरली होल्ड करने, रिस्ट्रेन करने के लिए, यानी कि वो अपनी जगह से हिले नहीं, इसके लिए क्लैंपिंग डिवाइस काम में लेते हैं। तो क्लैंपिंग डिवाइस को उपयोग में लेना इसलिए भी आवश्यक होता है कि वर्कपीस को जब हम जिग्स और फिक्सर्स पर लगाकर मशीनिंग करते हैं, तो मशीनिंग के अंदर यानी ऑपरेशन के अंदर जो फोर्सेस डेवलप होते हैं, उनकी वजह से वर्कपीस अपनी जगह से डिसलोकेट ना हो जाए, इसके लिए क्लैंपिंग डिवाइस काम में ली जाती है। क्लैंपिंग डिवाइस को फिक्सर में काम में लेते समय यह सावधानी की बात होती है कि फिक्सर के अंदर जो हम एक्यूरेसी प्राप्त होने वाली है या जो वर्कपीस की क्वालिटी है या प्रोडक्शन साइकिल टाइम जो लग रहा है, वो उस क्लैंपिंग डिवाइस की सहायता से इम्प्रूव होना चाहिए, बिगड़ना नहीं चाहिए। और इसके लिए जो क्लैंपिंग डिवाइस है, उसके बहुत से बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं। वो इस तरह से हैं। पहला है, इट शुड रिजिडली होल्ड द वर्कपीस। मतलब क्लैंपिंग डिवाइस वर्कपीस को रिजिडली होल्ड करे, ये उसकी पहली रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा है, द वर्कपीस बीइंग क्लैम्प्ड शुड नॉट बी डैमेज्ड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ क्लैंपिंग प्रेशर बाय द क्लैंपिंग यूनिट। क्लैंपिंग यूनिट के द्वारा जो क्लैंपिंग प्रेशर लगाया जाता है, वर्कपीस उसी क्लैंपिंग प्रेशर की वजह से डैमेज नहीं होना चाहिए, उसका कोई भी सर्फेस उसकी वजह से डैमेज नहीं हो, इस प्रकार से क्लैंपिंग होनी चाहिए। Third is, the clamping pressure should be enough to overcome the operating pressure applied on the workpiece, as both pressure act on the workpiece in opposite directions. तो ये भी हमें समझना होगा कि जब हम क्लैंपिंग प्रेशर लगाते हैं, वो सामान्यतया जो सपोर्ट सरफेसेस हैं, उनके अगेंस्ट, उनके अपोजिट डायरेक्शन में, उनकी ओर लगता है। यानी कि तो जो हम क्लैंपिंग प्रेशर लगाते हैं, वो क्लैंपिंग प्रेशर जो सपोर्ट सरफेस है, तो जो clamping device should be capable to be unaffected by the vibrations generated during an operation. जब कोई वर्कपीस पर ऑपरेशन किया जाता है, तो उस समय में जो वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, उनके द्वारा
क्लैंपिंग डिवाइस के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं आना चाहिए। वो इतनी क्लैंपिंग डिवाइस इस प्रकार से बना होना चाहिए कि उन वाइब्रेशंस को वो आसानी से झेल सके और उसके अंदर वो खराब ना हो। It should also be user friendly, like its clamping and releasing should be easy and less time consuming. Its maintenance should also be easy. तो जो क्लैंपिंग डिवाइस है वो यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए, उसको ऑपरेट करना सरल होना चाहिए, साथ ही साथ जो क्लैंपिंग और रिलीजिंग है वो इजी हो और लेस टाइम कंज्यूमिंग हो, उसमें कम समय लगना चाहिए, समय उसमें बचत होनी चाहिए। इसी के साथ उसकी मेंटेनेंस भी सरल होना चाहिए। Clamping pressure should be directed towards the support surfaces or support points to prevent undesired lifting of workpiece from its supports. वर्कपीस को जहां सपोर्ट किया है वहां से अनडिजायर्ड लिफ्टिंग नहीं हो जाए, यानी वो उठ नहीं जाए अनावश्यक रूप से। इसके लिए जो क्लैंपिंग प्रेशर है वो हमेशा सपोर्ट सरफेसेस की ओर लगना चाहिए। क्लैंपिंग फेसेस शुड बी हार्डन्ड बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट्स टू मिनिमाइज देयर बेयरिंग आउट। क्लैंपिंग फेसेस का वियर कम हो, इसके लिए उनके फेसेस को हार्डन किया जाना चाहिए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। टू हैंडल द वर्क पीसेज मेड ऑफ फ्रजाइल मटेरियल, द फेसेस ऑफ क्लैंपिंग यूनिट शुड बी इक्विप्ड विद फाइबर पैड्स टू अवॉइड एनी डैमेज टू वर्क पीस। अगर हम फ्रजाइल मटेरियल का वर्क पीस काम में लेते हैं जिसके कि सरफेसेस आसानी से खराब हो जाते हैं, तो फिर जो हम क्लैंपिंग यूनिट लेते हैं वो इस प्रकार होनी चाहिए जिसमें हम फाइबर पैड्स को उपयोग में लें और जो फ्रजाइल वर्कपीस है उसके सरफेसेस को हम क्लैंपिंग के कारण से डैमेज होने से बचा सकें। तो ये क्लैंपिंग के रिक्वायरमेंट्स थे। अब हमें ये समझना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लैंप्स होते कौन कौन से हैं। तो जो क्लैंप्स हैं उनमें से पहले होते हैं स्ट्रैप क्लैंप्स। स्ट्रैप क्लैंप को एज क्लैंप भी कहते हैं। इसके अंदर स्ट्रैप क्लैंपिंग के अंदर एक लीवर प्रेशर के द्वारा वर्कपीस को, एक स्ट्रैप होती है जिसको कि वर्कपीस के ऊपर लीवर प्रेशर के द्वारा माउंट किया जाता है, और वो जो लीवर से प्रेशर आता है वो ही वास्तव में क्लैंपिंग प्रेशर होता है जो कि वर्कपीस को होल्ड करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैप क्लैंप्स जो हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला तो होता है हील क्लैंप। हील क्लैंप एक बहुत ही सिंपल फॉर्म में होता है। इस हील क्लैंप के अंदर यहाँ पर हम देख सकते हैं चित्र के अंदर, यहाँ एक स्क्रू होता है और उसके साथ में एक नट होता है, एक लीवर है, साथ में ही यहाँ एक स्प्रिंग है, या यूँ कह सकते हैं कि स्प्रिंग लोडेड लीवर है, और एक हील है। तो जब इस स्क्रू को टाइटन किया जाता है तो इस लीवर के द्वारा वर्कपीस के ऊपर क्लैंपिंग प्रेशर लगाया जाता है जिससे कि वर्कपीस अपनी पोजीशन में हेल्ड हो जाता है, या इसको हम रोक सकते हैं। जब कभी भी वर्कपीस पर मशीनिंग होने के बाद इसको निकालना होता है तो यहाँ से इसको विपरीत दिशा में नट को घुमाकर अनस्क्रू करते हैं, तो स्प्रिंग लोडेड होने के कारण से इस स्प्रिंग का प्रेशर लीवर पे लगता है, लीवर अपने आप उठ जाता है और हम वर्कपीस को डिस्माउंट कर सकते हैं। दूसरे होते हैं ब्रिज क्लैंप। ब्रिज क्लैंप के अंदर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो वर्कपीस है उसको सेंटर से सपोर्ट करते हैं, वो ही इसके अंदर एक स्क्रू और नट होते हैं, साथ में एक स्प्रिंग होती है, लेकिन ये बीच में से सपोर्ट करके, और एक जो दोनों एंड्स हैं, एक एंड तो वो वर्कपीस के ऊपर क्लैंप करने के काम आता है और दूसरा जो एंड है उसको हम जिग की बॉडी के साथ स्क्रू करते हैं। तो इसमें जो एक्स और वाई अंतर हैं इनके रेशियो से हम क्लैंपिंग प्रेशर को घटा या बढ़ा सकते हैं। अधिक प्रेशर लगाने के लिए ये रेशियो हम सेट कर सकते हैं। ये इस प्रकार के ब्रिज क्लैंप को उपयोग में लेने का लाभ है। इसको भी जब हम वर्कपीस पर मशीनिंग हो जाती है तो इस क्लैंपिंग नट को अनस्क्रू करके और स्प्रिंग की सहायता से लीवर को रिलीज कर सकते हैं, वर्कपीस को डिसमाउंट कर सकते हैं। ये है एज क्लैंप और साइड क्लैंप। जब ऐसी परिस्थिति होती है कि जो वर्कपीस है, ये वर्कपीस जो जिग या फिक्चर है उसकी सतह से ऊपर होता है, तो उसको साइड से क्लैंप किया जाता है। साइड से क्लैंप करने के कारण से
जो वर्कपीस है वह जिग के साइड वाले सरफेस के अगेंस्ट सपोर्ट होता है एक तरह से। तो इसमें भी वही क्लैंप है, क्लैंपिंग नट है और स्प्रिंग है। तो जब हम क्लैंपिंग नट को कसते हैं तो क्लैंप के द्वारा वर्कपीस की साइड की सतह से क्लैंपिंग प्रेशर वर्कपीस पर अप्लाई किया जाता है, लेकिन इसके अंदर भी जो वर्कपीस है उसके लिफ्ट होने की संभावनाएं रहती हैं। अगला है स्क्रू क्लैंप। हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि स्क्रू क्लैंप में भी वर्कपीस को साइड से स्क्रू क्लैंप किया जाता है। ये क्लैंपिंग स्क्रू है और इसके साथ एक फ्लोटिंग पैड लग रहा है। ये फिक्सचर या जिग का बेस है और ये वर्कपीस है। इस फ्लोटिंग प्लेट की सहायता से एक तो इसका ये लाभ है कि एक यूनिफॉर्म प्रेशर पूरे वर्कपीस की साइड की सतह पर लगता है। दूसरा, फ्लोटिंग पैड काम में लेने से वर्कपीस की सतह खराब नहीं होती। लेकिन क्लैंपिंग स्क्रू में भी ये संभावना रहती है कि वर्कपीस लिफ्ट कर सकता है, क्योंकि हम जो मशीनिंग के ऑपरेशन के जो मशीनिंग का जो प्रेशर आ रहा है उसकी विपरीत दिशा में क्लैंपिंग नहीं कर रहे। अगला लैच क्लैंप होता है। लैच क्लैंप के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लीवर एक लैच है और साथ में यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर भी देखी। तो ये हम उपयोग में लेते हैं, इसलिए हम समझते हैं कि जब इस लीवर को इधर लाया जाएगा तो ये जो रिंग नुमा स्ट्रक्चर है ये लूज हो जाएगी और हम इसको आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो वर्कपीस को रखने के बाद हम दोबारा इसको इधर लेके और लैच को इधर लेके जाएंगे तो ये क्लैंप हो जाएगा। और लेकिन इस लैच क्लैंप की ये लिमिटेशन है कि इसके द्वारा क्लैंपिंग तो फास्ट होती है, लेकिन इसमें कम ही प्रेशर क्लैंप का लगाया जाता है और दूसरा लैच क्लैंप की लाइफ भी कम होती है। अगला है इक्वलाइजिंग क्लैंप। जब वर्कपीस के दोनों फेसेस पर क्लैंपिंग करनी होती है तो इक्वलाइजिंग क्लैंप को काम में लेते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं चित्र के अंदर, इसमें भी सेंटर में एक स्क्रू और नट है, साथ में क्लैंप भी दो लेग्स की सहायता से दोनों फेसेस पे किया जा सकता है, इसलिए इसको इक्वलाइजिंग क्लैंप कहा जाता है। अभी तक जितने भी हमने क्लैंप्स देखे उन क्लैंप्स के अंदर हमने अनुभव किया ये सारे मैकेनिकल क्लैंप्स हैं, मैनुअली ऑपरेटेड क्लैंप्स हैं। तो जब हम मैनुअली ऑपरेटेड क्लैंप्स काम लेते हैं तो उनकी अपनी सीमाएं होती है, जैसे कि एक तो उनमें थोड़ा टाइम अधिक लगता है, दूसरा ह्यूमन एरर होने की संभावना सदा बनी रहती है, तीसरा मैनुअल फटीग भी होता है बहुत अधिक। तो ऐसे कुछ कारणों के कारण से हम पावर ड्रिवन क्लैंपिंग भी करते हैं। तो यहाँ चित्र के अंदर हम एक पावर ड्रिवन क्लैंप देख सकते हैं, जिसमें एक स्टेप मोटर के द्वारा एक कपलिंग में पावर दी जाती है और कपलिंग से फिर एक स्क्रू को ऑपरेट करते हैं। इस स्क्रू की सहायता से ये जो नट है ये नट आगे की ओर इस वर्क पीस पर क्लैंपिंग प्रेशर लगाता है। तो इस क्लैंपिंग प्रेशर का मान ये हम स्टेपर मोटर को गति देकर और प्राप्त कर सकते हैं कि हमें, और साथ ही साथ हमें ये स्टेपर मोटर के द्वारा ये पता लग जाएगा या ये हम कर पाएंगे कि कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और कितना दूरी तक लेके जाना पड़ेगा इस नट को। तो इस वर्क पीस पर इस तरह की स्ट्रक्चर से एक यूनिफॉर्म फोर्स सभी जगह से अप्लाई किया जा सकता है। पावर ड्रिवन क्लैंपिंग के कई लाभ हैं। यह इससे फास्ट और एक्यूरेट क्लैंपिंग होती है, साथ ही साथ ह्यूमन फटीग भी कम होता है, तो हम क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे कुछ लाभ, और इनकी लाइफ भी अच्छी होती है, लंबी होती है। तो ऐसे कुछ लाभ पावर ड्रिवन क्लैंपिंग के होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने क्लैंप्स के बारे में अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम कुछ लोकेटिंग डिवाइसेस और कुछ अन्य डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो के संबंध में आपको कोई क्वेरी करनी है तो आप यहाँ जो मैंने मेल एड्रेस दिया है इस मेल एड्रेस के ऊपर मुझे मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट लिख सकते हैं। हमारे और भी बहुत से यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं, जैसे कि न्यूअर मशीनिंग मेथड्स पर जितने भी मशीनिंग मेथड्स हैं, ईडीएम है, एलबीएम है, एब्रेसिव जेट मशीनिंग है, और भी अन्य जो मशीनिंग मेथड्स हैं उन पर भी आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। हमने प्रयत्न किया है कि हम वीडियो को हिंदी में बना रहे हैं, जिससे कि जो हिंदी भाषी डिप्लोमा विद्यार्थी हैं उनको वीडियो समझने में कठिनाई ना हो।
किंतु फिर भी यदि कोई वीडियो में कोई कठिनाई आपको अनुभव होती है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर कर उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।